क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन। इसमें जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, फिजिकली ये दोनों है गैसेस। ब्रोमीन इज ए लिक्विड while the iodine and statin are solids। ये दोनों, इन दोनों का फिजिकल स्टेट गैस है, इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड, और इन दोनों का फिजिकल स्टेट वो सॉलिड है, ठीक है। दे आर गैसेस, इट इज लिक्विड एंड दे आर सॉलिड्स। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 7, और उनके एटॉमिक ट्रेंड्स जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इनके साथ क्या होता है जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं। अच्छा, पहली बात हम करेंगे एटॉमिक रेडियस की। अब देखो, ये जो ट्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं ये तकरीबन सारे के सारे एक जैसे ही हैं। सब में हमने पढ़ा है कि इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं, तो चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो शेल्स ऐड होते हैं, और जब शेल्स ऐड होते हैं तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। सो हमें ये पता है कि एटॉमिक रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो सेम केस यही भी है। एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप 7 विल इंक्रीज। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ सफर करें तो एटॉमिक रेडियस वो बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके लिए वही रिलेशन हम यूज करते हैं जो हम पहले यूज कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वेल एज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हमको ये कुलिया पता हो तो हम आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी in the group number 7 from top to bottom, it will क्या होगा, एटॉमिक रेडियस चूंकि बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके साथ इनडायरेक्ट रिलेशन रखता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो घटेगा, कम होगा। सो अगर हम ग्रुप 7 में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आए, टॉप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी और बॉटम तक जाते जाते ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन के लेने की जो चाहत होती है एक एटम के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो अब ये बात तो जाहिर है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो उसकी चाहत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो उसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब इस पॉइंट की तरफ जरा गौर कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, as we know that electronegativity is also indirectly proportional to the atomic radius, and we know that as we move from top to bottom the atomic radius increases. So electronegativity it will decrease. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कमी आएगी, वो कम होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एलिमेंट की होगी, वो जो तकरीबन 4 है, 4.04, ये पर 3.1 है, और इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। कहा हमने, पढ़ा हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द चाहत ऑफ द एटम बाय विच इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। उस एलिमेंट की, उस एटम की डिजायर है जिसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, लेना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा चाहत होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो एनर्जी होगी जो निकलेगी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से। सो इसीलिए हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पर आपके बुक में जो टेबल दिया गया है वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर जरा गौर कर लो। फ्लोरीन की 3.7 है, फिर ये 3.7 है, फिर इसका 4, 3.8 और क्या है आयोडीन का 3.4 एंड सो ऑन।
अच्छा, इसके साथ जो ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की चाहत में एक एटम गवा देता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। सो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो साइन हम माइनस ही लगाएंगे। अब देखो यहां पर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एलिमेंट की होगी जो सबसे ऊपर हो, टॉप हो, जिसकी 3.7 है। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, लेकिन यहां पर इंक्रीज हो गई है। अच्छा, अब ये बात यहां से ऑनवर्ड पर सही आ जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है 3.8, 3.4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे कम है। वाई, क्यों? ठीक है, तो इसकी रीजन ये है, मेन रीजन जान लो इसको, कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट वो 2p में आते हैं, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो 3p में आते हैं। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 7 है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 7 है, क्योंकि ग्रुप नंबर 7 के ये एलिमेंट्स है। लेकिन इसके 7 इलेक्ट्रॉन 2p शेल में है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन 3p शेल में है। अब हमें पता है कि 3p शेल का साइज बड़ा और 2p शेल का साइज छोटा होता है। जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन, तो उनके माबैन फासला, और जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, उनके माबैन फासला, उसमें बड़ा फर्क होगा। इनमें फासला ज्यादा होगा, इनमें फासला कम होगा। अब इनमें फासला कम है तो यहां पर रिपल्जन ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पर फासला कम है तो यहां पर लेस रिपल्जन होगा, ये रिपल्जन यहां पर कम होगा। तो इसका मतलब चाहत इसकी भी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता इस ज्यादा रिपल्जन की वजह से। तो इसकी चाहत अब इतनी नहीं है जितनी चाहत इसकी है, क्योंकि इसके पास जगह भी ज्यादा है, रिपल्जन कम है। ठीक है, तो इस कम रिपल्जन की वजह से इसकी चाहत अब इससे ज्यादा हो गई, क्योंकि इसका फासला कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के माबैन वो रिपल्जन ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं दे सकता आसानी के साथ, जिसकी वजह से इसकी चाहत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे कम हो गई। बात आ गई समझ में? अच्छा, तो ये थी ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पीज, enthalpies. Now this is the heat, or we can say energy required to break a bond. वो एनर्जी, वो हीट जो कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरत होती है, उस एनर्जी की, उस हीट और एनर्जी को हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। मान लो ये है आपके पास एक मॉलिक्यूल Cl2, ये बना है किस तरह से? Cl बॉन्ड Cl। अब अगर इसको हम हीट दे दें और उस हीट के जरिए हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, जिससे हमारे साथ ये क्लोरीन जुदा जुदा हो जाएंगे, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, जुदा जुदा। ठीक है, रेडिकल स्पीशीज बन जाएंगे। अब वो हीट, वो एनर्जी जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसकी जरूरत है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम बॉन्ड एंथैल्पी स्टडी करेंगे इस ग्रुप नंबर 7 की, कि इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज और उनकी ट्रेंड्स वो क्या है। अच्छा, अब ये अपने दिमाग में रख लेना, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना इस पर, कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई, एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक जो फासला होता है बॉन्डेड एटम्स में, उस फासले को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी। जितना बॉन्ड का लेंथ कम होगा, बॉन्ड शॉर्टर होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी दरकार होगी उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वो बॉन्ड मजबूत है। और जितना बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा, फासला ज्यादा होगा, तो वो बॉन्ड आसानी के साथ तोड़ सकता है एनर्जी के थ्रू, तो कम एनर्जी दरकार होगी। लेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, लेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। सो दिस इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, अब हमको पता है जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप 7 के एलिमेंट्स में आए, F बॉन्ड F,
Cl बॉन्ड Cl, Br बॉन्ड Br, I बॉन्ड I। इनका साइज सबसे छोटा यहां पर हमने पढ़ा है ना, और नीचे की तरफ साइज बढ़ता है तो इसका बड़ा साइज, इसका उससे भी बड़ा साइज, एंड सो ऑन। इसका मतलब सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ वो इसका होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के माबैन फासला वो बहुत कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट इसका होगा, फिर इसका शॉर्टर होगा, फिर इसका शॉर्ट होगा। इसका मतलब अगर हम नीचे की तरफ जाए तो बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आएगा। ऊपर से ग्रुप 7 के एलिमेंट्स में नीचे की तरफ अगर हम आए तो बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज आएगा, सबसे छोटा बॉन्ड ऊपर की तरफ, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ वो नीचे की तरफ। अच्छा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में अगर इंक्रीज आ रहा है नीचे की तरफ, और हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंथैल्पी, सो नीचे की तरफ आते हुए बॉन्ड एंथैल्पी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि दे आर इनवर्सली रिलेटेड। सबसे नीचे वाला बॉन्ड जो होगा उसकी सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी, सबसे ऊपर वाला बॉन्ड जो होगा उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। यह है ट्रेंड ग्रुप नंबर 7 के बॉन्ड एंथैल्पीज में। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर भी उठता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके बुक में ये टेबल दिया गया है, देख लो पेज नंबर 36 है। बॉन्ड एंथैल्पीज क्लोरीन की 242 है, ब्रोमीन की 193 है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आयोडीन की 151 है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फ्लोरीन की जब देख ले, जो कि सबके टॉप पर है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी 158 किलो जूल पर मोल है। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी वो 158 किलो जूल पर मोल है, जबकि क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी 242 किलो जूल पर मोल है। ब्रोमीन की 193 किलो जूल पर मोल, और आयोडीन की 151 किलो जूल पर मोल। अब नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्लोरीन से ऑनवर्ड जब फ्लोरीन की तरफ हम देखें तो बॉन्ड एंथैल्पी, जिसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है उसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होनी चाहिए, लेकिन इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। अब इसका क्या रीजन है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, वो रीजन ये है कि चूंकि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्टर है, सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, तो इस शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ की वजह से, सबसे छोटे बॉन्ड लेंथ की वजह से इसके न्यूक्लियस एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्जन बढ़ गया है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब दो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ऑलरेडी वो एक दूसरे को हटाना चाहते हैं, वो बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं ऑलरेडी। नो दलम दो हटो द पारलगी बदारी। सो जब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को हटा रहे हैं, ऑलरेडी इसमें मदद दे रहे हैं कि बॉन्ड को ब्रेक कर जाए। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि 158 किलो जूल पर मोल है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें रिपल्जन इन्वॉल्व है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी वो कम है, 158 किलो जूल पर मोल है, 158 किलो जूल पर मोल है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पीज इन हाइड्रोजन हैलाइड्स दिया गया है, तो सेम कंसेप्ट यहीं पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी नीचे आते हुए वही हैलोजन्स है, उनकी साइज बढ़ रही है। जब साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी में डिक्रीज आएगा। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी बॉन्ड एंथैल्पीज में डिक्रीज होगा। सेम कंसेप्ट है, कोई नया चीज उसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, बात रह गई स्ट्रेंथ ऑफ द हैलोजन्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये हैलोजन्स जो है दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं।
हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, क्यों है? इससे पहले ये कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं, दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हम किस चीज को कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मान लो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वो एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसका मतलब ये दूसरे चीज से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब इससे इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जिस चीज में जितने इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा होती है उतना ही वो एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हमें पता है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत हाई है। दे हैव द हायर थर्स्ट, द हायर डिजायर टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत उसमें सबसे ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत सबसे ज्यादा है तो उनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा है। सो दे आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह की यहां पर लिखा है कि जब सोडियम के साथ क्लोरीन मिल जाता है तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटरमोस्ट शेल में होता है ये क्लोरीन अपने साथों इलेक्ट्रॉन के साथ मिला लेता है। इससे ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है तो इससे क्लोराइड और इससे सोडियम केटाइन और इससे क्लोराइड एनाइन बन जाता है जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर फिर NaCl बना लेते हैं। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सोडियम से छीन रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। ये ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? वो क्लोरीन करवा रहा है। तो क्लोरीन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला। अब जब ऊपर से नीचे की तरफ हम आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत वो फ्लोरीन में है। सो सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी फ्लोरीन होगा। उससे थोड़ा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सलाहियत रखने वाला वो क्लोरीन होगा। उससे भी कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सलाहियत रखने वाला वो ब्रोमीन होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है ये क्लोरीन, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर में कमी आती है। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। जब नीचे की तरफ हम आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर वो डिक्रीज होती है, उसमें कमी आती है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और ऑक्सीडाइजिंग पावर की ये ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर इन एलिमेंट्स की, इन हैलोजेंस की। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब अगर रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात करें कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं, तो बाज़ औकात हो सकते हैं जिस तरह के H2SO4 के साथ अगर हम ब्रोमीन या आयोडीन रिएक्ट कर ले तो वो सल्फर को रिड्यूस कर लेते हैं। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर है तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वो फिर नीचे होगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर से नीचे की तरफ इनकी रिड्यूसिंग पावर वो इंक्रीज होगी। जस्ट ऑक्सीडाइजिंग वाले कंसेप्ट को उल्टा करके अप्लाई करो, वो ट्रेंड हो गया रिड्यूसिंग पावर की, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स की इनकी। तो सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन है, फिर उससे कम रिड्यूसिंग एजेंट वो ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इसलिए जब हम H2SO4 के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आयोडीन को रिएक्ट कर लेते हैं तो सल्फर की ये रिडक्शन कर लेता है। तकरीबन +6 से -2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है सल्फर की। इसी तरह जो ब्रोमीन है वो भी रिड्यूस करता है सल्फर को +6 से +4 या +2 तक। तकरीबन यहाँ पर अगर रिएक्शन दी गई हो तो बता लेना है। हाँ, +6 से +4 तक ऑक्सीडेशन ले आता है सल्फर की, ये मतलब सल्फर की रिडक्शन कर लेता है। तो इस तरह से एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बाज़ औकात ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट सबसे नीचे वाला आयोडीन है, सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ऊपर वाला फ्लोरीन है। आ रही है बात समझ में?